मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजौरी के केरी सेक्टर में देर शाम ड्रोन सीमा में दाखिल, भारतीय सेना ने जवाबी फायरिंग कर खदेड़ा। पूरे इलाके में हाई अलर्ट, कड़ी निगरानी जारी। नीरज कुमार बोले, सरकारी बदली, कश्मीर पर पाक की नजर कायम, पाकिस्तान पर निशाना, सेना तैयार, सीबीआई जांच में सहयोग की अपील। 16 जनवरी से नीतीश कुमार की यात्रा शुरू, 17 जनवरी को मोतिहारी में गांधी मैदान पहुंचेंगे, तब से यात्रा की योजनाओं का लेंगे जायजा, जनता से करेंगे संवाद। कार्यक्रम की तैयारियां जोरों शोरों से जारी। ममता के बयान पर संजय जायसवाल का पलटवार, एसआईआर और वोट बैंक को लेकर भाजपा सांसद का हमला। जायसवाल ने कहा, बांग्लादेशी रोहिंग्या वोटों पर ममता बनर्जी निर्भर। ऑपरेशन पवन में शहीद आईपीकेएफ जवानों को किया याद, ऑपरेशन पवन के शहीदों को श्रद्धांजलि, बलिदान को लेकर सरकार का सम्मान। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई है। राजौरी जिले के केरी सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में घुस आए। सतर्क भारतीय सेना ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन वापस लौट गए। घटना के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियां सतत निगरानी बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई है। राजौरी जिले के केरी सेक्टर में मंगलवार देर शाम पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में घुस आए। हालांकि सतर्क भारतीय सेना ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए फायरिंग की। वहीं अब इस घटना के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो रात तकरीबन 7-1 बजे का टाइम था। सर टाइम तो देखा नहीं है, लेकिन शाम के बाद में फायरिंग का आवाज आ रहा था। ये नंबलों की साइड में, इस साइड में आवाज आ रहा था। तो हम तो इधर डूंगी में रहते हैं, बॉर्डर एरिया के लोग हैं हम, तो डूंगी में रहते हैं। किस तरह से जब सुना कि फायरिंग हो रही है तो टेंशन में थे लोग? न टेंशन में थे ना लोग, जब आवाज आए तो फिर टेंशन में तो होना था ना। फिर आगे पीछे लोगों ने बोला फायरिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है। बस हमने तो इतना सुना है, आवाज आ रहा था। जो हमारा पड़ोसी मुल्क हमें धर्म के नाम पर और यहाँ के लोगों को जो है गुप्त चुप आगे रात के अंधेरे में छुपा लुकी करता है, ये उसके लिए बहुत बड़ी बुरी बात है। अगर उसको हिम्मत है तो वो सामने आके लड़े। यहाँ का हिंदू मुसलमान एक देशभक्त है और ये यहाँ पर जितने भी आप गांव के जितने लोग देख रहे हैं, ये सब लोग देशभक्त हैं और सब लोग एक तरह से सैनिक हैं। कभी भी अगर देश के ऊपर कोई हमला की बात होती है तो ये लोग सब उठ खड़े हो जाते हैं और सेना के साथ कंधे के साथ कंधा मिला करके अपने देश के लिए हिफाजत करने में बड़े सक्षम हैं। कि यहाँ कल फायरिंग की आवाज आ रही थी, यहाँ नेका नंबला की से, तो भारतीय सेना जो ये पाकिस्तान वालों को, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो हम आर्मी के साथ रहते, वो आर्मी के सारे हम ही रहते हैं, यहाँ बॉर्डर का हम रहने वाले हैं। तो ऐसे आवाज आई रही थी कल फायरिंग की। तो बात ऐसा है कि आर्मी हमारी हिफाजत कर रही है तो हम आर्मी के साथ हेल्प करते हैं। देखो, पाकिस्तान की तरफ से हमने सांबा में, जम्मू में, जो अखनूर सेक्टर में सुना था कि ड्रोन एक्टिविटी इंटरनेशनल बॉर्डर पे होती रहती है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से तुरकुंडी जो सेक्टर है, ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, तुरकुंडी और जो केरी का जो सेक्टर है, ये जो सीमावर्ती इलाका है, आज रात को यहाँ पे भी पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन एक्टिविटी की गई है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सीमा पे जो हमारी भारतीय सेना है वो सतर्क है, लेकिन जो बॉर्डर की आवाम है वो आर्मी से भी ज्यादा एक्टिव है। जो ही कोई हरकत होती है तो लोगों ने तुरंत उसी वक्त अपने फोनों पे जब आर्मी से कांटेक्ट करके कि भाई इस तरह यहाँ पे कोई लाइट हमें दिख रही है, तो आर्मी को सूचित किया गया और आर्मी ने उस एक्टिविटी के ऊपर जो है वो फायरिंग की है। और अभी तक आर्मी की तरफ से कोई वर्षन नहीं आया है कि क्या वो ड्रोन गिरा है या नहीं गिरा। लेकिन रात को बॉर्डर के जिस एरिया में लोगों में एक डर का माहौल था और लोग सोच रहे थे कि ये जो नापाक हरकत जो है पाकिस्तान की तरफ से बार बार की जा रही है, इसके पीछे भी कोई साजिश है। इसके लिए मेरी जितनी भी हमारी सिक्योरिटी की एजेंसीज हैं और खासकर हमारे जो बॉर्डर के लोग हैं, उनसे भी ये गुजारिश है कि आप कोई भी ऐसी हरकत के लिए सतर्क रहें और आर्मी से संपर्क बना के रहें, ताकि हमारे जो मुल्क की जो सरहद है वो महफूज रहे। सर, किस तरह से पाकिस्तान जो नई चाल ये भी चल रहा है, ड्रोन भेज के आज ये कंटिन्यू जो कर रहा है इस तरह की हरकत? देखो, वो तो एक मेरे ख्याल से हमारा दुश्मन मुल्क है, तो उसने तो अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी जो हरकत वो करनी है। लेकिन जो हम आवाम है और हमारी जो भारतीय सेना है, हमने अपनी जो बॉर्डर की हिफाजत और अपने लोगों की हिफाजत जो करनी है वो हमारा फर्ज है। तो उसके लिए हमें भी सतर्क रहना चाहिए और हमें एक्टिव रहना चाहिए कि किस वक्त हम पे कौन सी एक्टिविटी हो जाए, कौन सा हमला हो जाए, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हमारी भारतीय सेना किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देती है कोई भी हरकत जब होती है? सर देखो, आर्मी की कहा तो हम जो इंडियन आर्मी है, जो प्रोफेशनल
आर्मी है, इनका तो अपना काम है, वो तो अपना काम करेंगे, लेकिन उससे बढ़ चढ़कर जो सीमावर्ती इलाके के जो हम लोग हैं, हम लोग भी जो है इंडियन आर्मी का साथ देंगे ताकि उनका जो मनोबल है और बढ़ेगा। और हम कोई भी बाहरूनी हमारी बॉर्डर पर अगर कोई हरकत होगी तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना के साथ तैयार रहेंगे। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में ड्रोन देखे जाने की घटना पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पाकिस्तान में सरकारें बदलती रहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर पर उसकी नजर अब भी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन किसी भी उकसावे पर सशस्त्र बल करारा जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है और हर आतंकी मंसूबे को नाकाम किया जाएगा। वहीं करूर भगदड़ मामले में सीबीआई द्वारा जारी समन पर प्रतिक्रिया देते हुए नीरज कुमार ने कहा कि एजेंसी ने साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही की है और समन मिलने पर संबंधित लोगों को जांच में पूरा सहयोग करना चाहिए। समय बदला, दौर बदला, सरकारें भी बदली पाकिस्तान में, लेकिन जम्मू कश्मीर जो हमारे देश का मुकुट है उस पर निगाह उनकी। हाल के दिनों में आतंकी ठिकानों को हम लोगों ने ध्वस्त किया। सर्वदलीय सहमति के बुनियाद पर दुनिया के अंदर विभिन्न देशों ने पाक प्रायोजित आतंकवाद की कड़ी निंदा की। उसके बाद भी आदत से लाचार हमारे सैन्य प्रमुख ने अगर कहा है तो हमारा सैन्य पुरुषार्थ है। हम शांतिकामी लोग हैं, हम तनाव नहीं लेते हैं, लेकिन तनाव कोई देता है तो उसका करारा जवाब देते हैं। अब ऐसी स्थिति में राजौरी के इलाके में अगर ड्रोन पाए गए हैं तो आसमान में उड़ते रह जाइएगा या पाताल में रहिएगा, पाक प्रायोजित आतंकवाद पोषित कीजिएगा, तो हमारी सशस्त्र सेनाएं इतनी मजबूत हैं और देश की जनता का इतना मजबूत जन समर्थन उनको हासिल है कि आपके हर आतंकी मंसूबों को हम ध्वस्त करेंगे। सीबीआई ने इस पूरे केस को अपने अधीन ले लिया है, तो जो सम्मन जारी किया गया है वो साक्ष्य के आधार पर किया गया है। अगर कोई साक्ष्य के आधार पर उपस्थिति नहीं दर्ज करना चाहता हो या सम्मन मिलने के बावजूद उपस्थित नहीं होना या कहीं न्याय देने की प्रक्रिया में बाधा तो नहीं है, इसलिए हमारी उम्मीद है कि जब सीबीआई ने बुलावा भेजा है तो जाना चाहिए। समय और एक बड़ी खबर आपको बता दें, आईपैक के दफ्तर में ईडी की छापेमारी का मामला जो सामने आया था उस पर अब सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान सामने आया है और ये बड़ा बयान कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को झटका देने वाला है। ये बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं, आईपैक के दफ्तर में ईडी के छापेमारी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को झटका दिया है। बंगाल सरकार जांच एजेंसी के काम में दखल नहीं दे सकती, ये बड़ा बयान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। जहां टीएमसी चीफ ममता बनर्जी पर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। गौरव भाटिया ने कहा है कि ममता बनर्जी अराजकता की मूर्ति है, ममता बनर्जी को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी की तरफ से हमला जो है वो शुरू हो गया है। ये बड़ा बयान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आने के बाद अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में थोड़े दिनों पहले मामला सामने आया था जिसमें आईपैक से जुड़ा ये पूरा मामला था। ममता बनर्जी ईडी के दफ्तर में घुसती हैं और जो पूरी फाइल ईडी लेके गई थी वो पूरी की पूरी फाइल उठाकर वहां से ले आती हैं। उसके बाद हंगामा जो है वो तेज हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा बयान सामने आया है जिसमें ममता बनर्जी को झटका लगा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं दीपक से ज्यादा जानकारी लेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गौरव भाटिया इस पूरे मामले पर बयान देते हुए नजर आए हैं, जिन्होंने ये कहा है कि दिखावे की कहीं ना कहीं अराजकता की मूर्ति है ममता बनर्जी, और इस मामले पे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए हैं। ये बड़ा मामला सामने आ रहा है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी पर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है अपने बयान के जरिए ममता बनर्जी को। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो पूरा मामला है ये ऐसे समय में सामने आया जब पश्चिम बंगाल में कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले जब वार पलटवार बयानों के जरिए जारी है, उसी बीच ये बड़ी घटनाक्रम घटित होती है कि ममता बनर्जी ईडी के दफ्तर में जाती हैं और उसके बाद ये जो पूरा सिलसिला शुरू होता है। ईडी इस पूरे मामले को फिलहाल तूल देने में लगी हुई है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं
दीपक से ज्यादा जानकारी लेंगे। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं बड़ा मामला है और देखा जाए तो जाहिर है चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणी है या जो बयान है ये मायने रखता है। दीपक, तमाम जो बातें चल रही थी कि जिस तरीके से आईपैक के जो संस्थान में जो है ईडी की रेड हुई, उसके बाद ममता बनर्जी का सामने आना, जिस तरीके से ईडी के छापे के दौरान जो ममता बनर्जी ने तमाम दस्तावेज अपने हाथों में लिए हुए थे, उसके बाद जो है ममता बनर्जी की चारों तरफ जो चर्चा होने लगी। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज बातें हुई और जिसमें ईडी ने अपनी बातें रखी कि ईडी का कह रहा था कि ममता बनर्जी और उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने छापे के दौरान कानूनी जो प्रक्रिया थी उसके अंदर हस्तक्षेप किया, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि हम कोई भी कार्यवाही कर रहे थे तो वो संवैधानिक रूप से कर रहे थे, इसमें कुछ गलत नहीं था। लेकिन ममता बनर्जी अधिकारियों ने बीच में पहुंचे और छापे के दौरान जो है तमाम अपने हस्तक्षेप किए। तमाम जो बातें थी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखी। उन्होंने कहा कि ईडी ने ये भी दलील दी कि छापे के समय एक भीड़ इकट्ठी की गई और वो भीड़ जो इकट्ठी की गई थी वो व्हाट्सएप के एसएमएस के दौरान जो है वो भीड़ इकट्ठी की गई थी, और जो कि बिल्कुल सरासर गलत है और इस संवैधानिक रूप से भी इसको देखना चाहिए। ये जो दलीलें जो ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में रखी, ये तमाम बातें उन चीजों को भी व्यक्त करती है जो उस समय छापे के दौरान जो है पश्चिम बंगाल में घट रही थी। तीसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को काफी गंभीर बताया है और कहा कि इस केस की जांच जो है वो योग्य तरीके से और आगे भी होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा जो फैसला है वो आप कह सकते हैं। दूसरी ओर कोर्ट ने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज और जो रिकॉर्ड है उनको सुरक्षित रखने की जो है वो आदेश दिए गए हैं, ताकि आगे अगर जांच होती है, अगर जांच होगी तो उसमें इन तमाम साक्ष्यों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो घटना घट रही है वो तरीके से जो संवैधानिक रूप से वो सही नहीं है, वो औचित्य उसका कुछ नहीं था। क्योंकि अगर ईडी कोई कार्रवाई कर रही थी तो किसी भी राजनीतिक चीजों का पढ़ना और अपने जो पावर का गलत यूज करना वो भी बिल्कुल सही नहीं है। वहीं ममता बनर्जी व डीजीपी राजीव कुमार को नोटिस जारी किया गया है और ये कहा गया है कि आप अपना जवाब दें कि जब ईडी ने जब छापेमारी कर रही थी उसके दौरान आप वहां पे क्यों गई, आपके हाथ में दस्तावेज क्यों थे। ये तमाम जो ब्यौरा है वो ममता बनर्जी और डीजीपी राजीव कुमार को जो है कहा गया है कि आप जवाब जरूर दाखिल करें। सबसे दूसरी एक बात ये भी है कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर करी है जिसमें वो पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को निलंबन करने की मांग भी उस याचिका में की गई है। तो ये कुल मिला की 4-5 ऐसी घटना जो बड़ी घटना है जयंती, जो कि अपने आप में ये दिखाती है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में क्या घट रहा है। और ममता बनर्जी, हालांकि क्योंकि ममता बनर्जी का वो जब वो क्लिप जब सामने आया कि जब वो हाथों में कई दस्तावेज लेकर जब वो आईपैक के संस्थान से निकली, तो ये अपने आप में एक बड़ी छवि जो है वो प्रस्तुत करता है उन लोगों के बीच में कि जब संवैधानिक रूप से सब कार्य हो रही थी तो आप कानूनी तरीके से आप क्यों नहीं आगे बढ़ी, क्यों जो है आप आईपैक के संस्थान में गई और उसके बाद फिर आपने वो दस्तावेज क्या थे, वो कौन से दस्तावेज थे। ये तमाम जो चीजें थी वो ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के आगे रखी है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताया और कहा है कि आगे की जांच में जो है तमाम सीसीटीवी फुटेज और जो अन्य जो चीजें हैं उसको सुरक्षित जो है पश्चिम बंगाल पुलिस रखे अपने पास। जी दीपक, यहाँ सवाल ये भी खड़ा होता है कि ऐसे समय में ये पूरा मामला घटित हुआ है जब पश्चिम बंगाल में चुनाव है कुछ ही समय में, क्या आप इससे एक तरीके से देखा जाए राजनीतिक लिहाज से क्या इसे बीजेपी के लिए बड़ा मौका समझा जाए या ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि लगातार ममता बनर्जी यह आरोप लगा रही थी, टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि केंद्रीय एजेंसियों को जानबूझकर आगे किया जाता है और चुनाव के समय में बीजेपी ये करती है, मगर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इस बीच आना यह कहीं ना कहीं बीजेपी को मौका दे गया। दीपक, बिल्कुल, देखिए जयंती, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट और सिर्फ अगर ईडी की छापेमारी तक अगर चीजें सीमित रहती है तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अपनी बातें रखती तो लोगों को लगता है कि हाँ ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिहाज से सही कह रहे हैं, क्योंकि चुनाव के समय में ईडी की छापेमारी उन तमाम प्रक्रियाओं से हमने देखा है कि कई ऐसे राज्यों में जो है इस तरह की घटनाएं घटी हैं। लेकिन छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी का पहुंचना, उनके अधिकारियों का पहुंचना और उसके बाद उस आईपैक के संस्थान से वो फाइलों को उठाना और उसके बाद उनके पीछे एक बड़ी हुजूम, एक भीड़ चलना,
ये इस बात को ये जो बात है ये बिल्कुल गंभीर स्थिति में पहुंचा देता है। और यही कारण है कि बीजेपी को एक बड़ा मौका जो है ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर दिया है। आप देखेंगे कि चंद महीने बचे हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर, और ऐसे में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये ढूंढ ही रही थी कि कोई ऐसा मौका मिले ताकि अपने पैर पसारने जो है पश्चिम बंगाल में वो शुरू करे। और ममता बनर्जी का वो जो माइनस पॉइंट था वो जो है भारतीय जनता पार्टी ढूंढ रही थी। और इसके बाद जो ये पूरा प्रकरण हुआ, जो पूरी प्रक्रिया हुई, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा जो मजबूत जो स्ट्रोक है वो कहीं ना कहीं मिल चुका है। और ममता बनर्जी अब जो है वो उस कटघरे में खड़ी हो गई जहाँ पे उनको अपनी जवाब जो है वो दाखिल करनी पड़ेगी, क्योंकि मामला सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने का मतलब है कि आप पूरा देश आपको देख रहा है। और आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो ये ना केवल टीएमसी के लिए सही नहीं होगा, बल्कि ममता बनर्जी की जो आगे की जो रणनीति है उस पर भी बड़ा असर डालेगा। और भारतीय जनता पार्टी चाह ही रही थी कि आखिर कुछ ऐसी गलती जो है टीएमसी और ममता बनर्जी करे ताकि भारतीय जनता पार्टी उसका पूर्ण रूप से फायदा उठा सके। आपने देखा कि कैसे पश्चिम बंगाल के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। आपने देखा कि कैसे अमित शाह ने वहां पे दौरा रहा, नितिन नवीन जो कार्यकारी अध्यक्ष जो नए बने हैं वो वहां पे पहुंचे। तो ये जो पूरा कुल मिला के जो घेरना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी वो अब उस पुल मूड ऑन पे आ चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में दो कदम पीछे हो चुके हैं। अब आगे जब इस पे जांच चलेगी क्या क्या खुलासे होंगे ये तो जांच में पता लगेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए। देखिए ये तो साफ तौर पर पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ये जो मौका है ये मिल गया है, लेकिन ये कहना भी शायद गलत नहीं होगा कि ममता बनर्जी ने ये मौका खुद सामने से भारतीय जनता पार्टी को अब दे दिया है और बीजेपी ने अब इस पूरे मामले को तूल देना शुरू कर दिया है, साथ ही साथ ममता बनर्जी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। देखने वाली बात यह होगी कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ सफाई देती हैं और इस मामले पर आगे कितने बयान पलटवार जारी होते हैं, कौन किस पर भारी पड़ता है या आगे आने वाला वक्त बताएगा। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। खबर मोतिहारी से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से राज्य में समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे। 17 जनवरी को वो पूर्वी चंपारण के मोतिहारी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री की यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने चंपारण रेंज के डीआईजी हरिकिशोर राय, डीएम सौरभ जोरवाल और एसपी स्वर्ण प्रभात दल बल के साथ गांधी मैदान पहुंचे, कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के तहत प्रगति यात्रा के समय शुरू की गई योजनाओं की स्थिति का अवलोकन करेंगे और कुछ योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इसी के साथ साथ सीएम गांधी मैदान में जनता के साथ संवाद भी करेंगे, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 16 तारीख से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की समृद्धि यात्रा प्रारंभ हो रही है और सभी जिलों में जा रहे हैं। बेतिया से यात्रा प्रारंभ हो रही है, उसके बाद बाकी जिलों में जाएंगे, हमारे यहाँ भी आएंगे। यात्रा का मुख्य मकसद है कि जो पब्लिक है उनसे वो फीडबैक ले जहाँ बातचीत करें, उनसे संवाद करेंगे और साथ में जो भी प्रगति यात्रा में घोषणाएं हुई थी उनकी अद्यतन स्थिति क्या है उसका निरीक्षण करेंगे। तो विभिन्न स्थान पे हमारे यहाँ पे प्रगति यात्राओं की घोषणा हुई थी, सभी जगह काम चल रहा है, सभी जगह का समीक्षा वो करेंगे। रक्सौल एयरपोर्ट का भी हमारे यहाँ पे अभी भोजन स्टार्ट हो गया है, उसका भुगतान शुरू हो रहा है। कई ओवरब्रिज बनने थे वो बन गए हैं, सीताकुंड का काम स्टार्ट हो गया है और सोमेश्वर मंदिर पे भी हमारा काम स्टार्ट हो गया है। तो इन सभी की समीक्षा उनके माध्यम से की जाएगी। हम लोग दिखाएंगे कि जो 7 निश्चय 1 और 2 में भी जो काम हुए थे उनकी भी अद्यतन स्थिति क्या है। मंत्री महोदय का समृद्धि यात्रा यहाँ मोतिहारी जिला में प्रस्तावित है 17 तारीख को, उसको लेकर के हम लोग आज स्थल निरीक्षण के लिए सभी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोग आए हुए हैं। उसमें हम लोग मुख्य रूप से सुरक्षा का व्यापक पैमाने पर इंतजाम कर रहे हैं। जो हम लोग को सिक्योरिटी के लिहाज से क्रिटिकल एस्पेक्ट लग रहे हैं उसको लेकर के इंतजाम किया जा रहा है। डिप्टेशन हम लोग सफिशिएंट डिप्टेशन यहाँ पे किया जाएगा फोर्स की, एसटीएफ और एटीएस से भी प्रतिनियुक्ति की जा रही है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगा। आम नागरिकों के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया राज्य सरकार के अधीन शिक्षकों द्वारा ही पूरी की जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश सीमा से जुड़े मामलों में केवल सीमा सुरक्षा बल को ही हस्तक्षेप करने का अधिकार है। जायसवाल ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारतीय बंगालियों के भरोसे नहीं बल्कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के समर्थन के सहारे चुनाव लड़ती रही हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को आशंका है कि अगर इन वर्गों के वोट कटते हैं तो उनका वोट बैंक प्रभावित होगा, इसी वजह से वो बेचैन दिखाई दे रही हैं। एसआईआर का काम उन्हीं के सरकार के शिक्षकों के द्वारा होता है।
जाहिर बात है कि अगर बांग्लादेश बॉर्डर पर कोई बांग्लादेशी मिलेगा तो उसी पर इंटरफेरेंस बीएसएफ कर सकती है। ममता बनर्जी जी के साथ दिक्कत क्या है कि वह भारत के बंगालियों के भरोसे इलेक्शन में नहीं गई हैं, बल्कि बांग्लादेश और रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के भरोसे चुनाव में गई हैं। और उनको लग रहा है कि अगर रोहिंग्याओं के और बांग्लादेशी मुस्लिमों के वोट कटेंगे तो यह उनका वोट बैंक डैमेज होगा, और इसीलिए इतनी परेशान है वो। उनके घोटाले पकड़ में आ रहे हैं, जिस तरह से ईडी के साथ उन्होंने किया, यह साफ बताता है कि कोयला की सबसे बड़ी तस्कर ममता बनर्जी जी हैं, और इसीलिए मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए वह हार्ड डिस्क और कागज लेके भागी थी। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने इस मामले को पहुंचाया। देश आज अपने सैनिकों के योगदान और बलिदान को स्मरण कर रहा है। इस अवसर पर करीब 40 वर्ष पहले श्रीलंका में शांति स्थापना के लिए IPKF यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के तहत भेजे गए भारतीय सैनिकों को भी श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने कहा कि श्रीलंका में सेना भेजने के तत्कालीन निर्णय पर बहस हो सकती है, लेकिन ऑपरेशन पवन में शामिल जवानों के साहस, शौर्य और बलिदान पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये पूरा बयान राजनाथ सिंह की तरफ से दिया गया, जो देश के रक्षा मंत्री हैं। इस अभियान में कई सैनिकों ने वीर गति प्राप्त की, जिनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है, कहते हुए वो नजर आया। उन्होंने और कुछ क्या कहा, सुनिए। देश अपने सैनिकों का स्मरण कर रहा है, उनके योगदान को स्मरण कर रहा है और उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहा है। तो मैं आज से लगभग 40 साल पहले IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के रूप में श्रीलंका में शांति स्थापना के लिए चलाए गए सैन्य अभियान में भाग लेने वाले सभी पूर्व सैनिकों का भी मैं स्मरण करना चाहता हूं। साथियों, श्रीलंका में भारतीय सेनाओं को भेजने का जो निर्णय तत्कालीन सरकार ने लिया था, उस पर बहस हो सकती है, उस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मगर ऑपरेशन पवन में भाग लेने वाले हमारे IPKF के सैनिकों ने जो बलिदान दिया, उस संघर्ष के दौरान जो उन्होंने जो कुछ भी किया, मैं मानता हूं उसका सम्मान किया जाना चाहिए था। ऑपरेशन पवन में भारतीय सेनाओं ने अद्भुत साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है। कई सैनिकों ने कर्तव्य की राह पर चलते हुए वीर गति प्राप्त की है। उनका साहस और उनका बलिदान हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए तो प्रेरणा होना ही चाहिए, इसमें ये कहीं दो राय नहीं हो सकती है। मुझे प्रसन्नता है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ऑपरेशन पवन में भाग लेने वाले शांति सैनिकों के योगदान को न केवल खुले मन से स्वीकार कर रही है, बल्कि उनके योगदान को हर स्तर पर रिकॉग्नाइज करने की प्रक्रिया भी चल रही है। और हमारे प्रधानमंत्री ने जब 2015 में अपनी श्रीलंका की यात्रा पर वह गए थे, तो उन्होंने IPKF मेमोरियल पर अपनी तरफ से भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करने का काम किया था। हम नई दिल्ली स्थित जो यहां पर नेशनल वार मेमोरियल है, वार मेमोरियल पर भी IPKF के शांति सैनिकों के योगदान को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और हम उन्हें पूरा सम्मान भी दे रहे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।